चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। मंत्री जी जब इतनी आसानी से चुनाव जीत रहे थे तो उस डिफेंडर गाड़ी में घूमने की जरूरत क्यों पड़ी जिससे कभी रविंद्र सिंह भाटी घूमा करते थे? अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं, उमेदाराम से या रविंद्र सिंह भाटी से? आप जो है अपने विरोधियों का उमेदाराम और रविंद्र सिंह भाटी का नाम नहीं लेते क्या? चुनाव में जब तक कंटेस्ट नहीं हो तब तक मजा नहीं आता। कैलाश चौधरी ने ऐसे क्या काम किए हैं जिसके लिए उन्हें दोबारा जनता चुने? उमेदाराम जी चुनाव हारे बायतू से, अब लोकसभा चुनाव लड़ रहे 24 में, तो लक फैक्टर उनके साथ है। उनके समर्थकों का आरोप है कि रविंद्र तो बीजेपी में गए ही थे, कैलाश चौधरी ने टिकट नहीं होने दिया। तो क्या रविंद्र सिंह भाटी ने आपको परेशान किया? नहीं, आपको मेरे चेहरे पे कुछ लग रहा है क्या ऐसा? जहाँ से भारतीय जनता पार्टी की गिनती शुरू होती है ना, वहाँ से उनकी समाप्त हो जाएगी। आप आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी और रविंद्र सिंह भाटी की लंदन में मुलाकात हुई थी। राहुल गांधी जी जाते हैं और उसी समय में अगर कोई विरोधी है वो भी जाते हैं, और सेम समय में जाना। आपकी रविंद्र सिंह भाटी की प्रहलाद जोशी जी के घर पर एक गुप्त मुलाकात हुई थी, क्या ये बात सत्य है? खुद को सोचना चाहिए कि अगर कोई चुनाव लड़ता है तो अपने दम पे लड़े ना, दूसरे के नाम पे क्या चुनाव लड़ना। सांसद नहीं थे, आप मंत्री भी थे। पानी की समस्या दूर करने के लिए आपने क्या किया? मैंने कहा ना कि अगर हर घर में जल की टूटी नहीं लगा दी तो दोबारा वोट मांगने नहीं जाऊंगा। ये दुर्भाग्य कहा जाएगा कि एक मंत्री यहाँ से है, उसके बावजूद अपने मंत्री तक ये बात नहीं पहुंचा पाए कि हमारे इलाके के लोगों की ये जरूरत। ओरण बचाओ आंदोलन चल रहा है, उस पर आपका क्या टेक है? देश के किसानों की आय दुगनी नहीं हो पाई, तो क्या केंद्र की सरकार का ये फेलियर रहा? क्या आपके इलाकों के किसानों की आय दुगनी हुई? निश्चित रूप से किसानों की इनकम बढ़ी है, और आपको दुगनी हुई। राजस्थान की सबसे चर्चित नहीं, पूरे हिंदुस्तान की चर्चित सीटों में से एक बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, और उस सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष की कहानी और उस संघर्ष में सत्ता के दावेदार और सत्ता के हिस्सेदारों का पक्ष। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा की इस कड़ी में आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी का। कैलाश चौधरी इस बार यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, वर्तमान सांसद हैं, कृषि राज्य मंत्री हैं। इनका मुकाबला रविंद्र भाटी निर्दलीय और उमेदाराम कांग्रेस पार्टी से है, और इनकी सीट की चर्चा बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई तो चर्चा और ज़्यादा बढ़ गई। क्या बात है मंत्री जी, बहुत चर्चा है आपकी सीट की। ऐसा है अभिनव जी, चुनाव तो हमेशा होता ही है, और चुनाव में जब तक कंटेस्ट नहीं हो तब तक मज़ा नहीं आता। और आप देख रहे हैं कि चुनाव के अंदर राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में एक चर्चा है, और वो है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास। और उन्होंने जनता के दिलों को जीता है, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जनता के दिलों में मोदी जी बचे हुए हैं, और मोदी जी के दिल में देश की जनता बसी हुई है। इसलिए मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि चुनाव चाहे यहाँ हो चाहे दूसरी जगह हो, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल सभा हुई, और उस सभा में जिस तरह से लाखों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके विकास के साथ हैं, आपके जो विकसित भारत के संकल्प है उसके साथ हैं, और निश्चित रूप से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सीट आएगी। और बाकी रही बात, चुनाव के अंदर निश्चित रूप से प्रत्याशी होते हैं और चुनाव होता है, और चुनाव के अंदर निश्चित रूप से मुझे जहाँ तक लगता है कि कंटेस्ट की कोई पोजीशन नहीं है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की से यहाँ पर सीट आएगी। जानकारों ने कहा कि पिछली बार बड़े मार्जिन से मंत्री जी चुनाव जीते, और कैलाश चौधरी एक फिगर के तौर पे राजस्थान से उभरे और सीधे गए राज्य मंत्री बने, कृषि जैसे महकमे की बड़ी जिम्मेदारी मिली। लेकिन इस बार त्रिकोणीय संघर्ष में फंसे हैं, और इस बार उनके सामने कांग्रेस के उमेदाराम हैं और निर्दलीय रविंद्र भाटी उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपकी सीट कहीं से भी फंसी है? ऐसा है, मैंने पिछली बार भी जब चुनाव हुआ था उस समय भी इसी प्रकार से आराम से चुनाव लड़ा था, और जनता पे मुझे पूरा भरोसा है। बाड़मेर, जैसलमेर की जनता जो निर्णय करती है वो देश हित में निर्णय करती है, वो राष्ट्रवाद पे और विकास के नाम पर वोट देती है। और ये पहला टाइम नहीं है, पहले भी जनता ने इसी प्रकार से जनता ने चुना है। तो इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि इस चुनाव के अंदर भी
जो होगा उसके अंदर रिजल्ट निश्चित रूप से पिछली बार से भी अच्छा आएगा, क्योंकि मैंने पिछली बार भी जब चुनाव हुआ था उस समय भी मैंने पहले कह दिया था, जब भी मुझे मीडिया ने पूछा तो मैंने मीडिया से कहा था कि मैं 3 लाख से ऊपर जीतने वाला हूं, क्योंकि जनता की आंखों में मुझे उनका प्यार दिख रहा है, उनका विश्वास दिख रहा है। और इस बार भी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैं जहां भी जाता हूं मुझे जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है और अपार जन समर्थन मिल रहा है, उससे स्पष्ट है कि हम पिछली बार से भी ज़्यादा मार्जिन के साथ में जनता के आशीर्वाद से जीत के आएंगे। ऐसा है। और प्रधानमंत्री की रैली हुई तो उसके बाद क्या क्या रिस्पांस रहा? ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा होती है किसी भी मंच से देश आपका के नाम अंदर, भी लिया। चाहे किसी भी प्रांत के अंदर सभा होती है, किसी भी लोकसभा में सभा होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो जनता में एक वो विश्वास है, जनता उनके प्रति आकर्षित होती है, जनता उनको सुनने के लिए आती है और उनके साथ एक उनका ऐसा नाता बन चुका है कि उनको जो कहते हैं वो वास्तव में धरातल पर उतरा हुआ होता है, इसीलिए जनता उनके साथ जुड़ी है। जो उन्होंने पिछले 10 साल में काम करवाए वो ऐसे काम हुए हैं कि पिछला जो 5 साल का कार्यकाल था उसमें तो जो यूपीए की सरकार ने या कांग्रेसियों ने जो गड्ढे खोद रखे थे उनको भरने का काम किया था, और इस बार जो 5 साल निकले इसमें उन्होंने विकसित भारत की और विश्व गुरु बनने की रांग भरने का काम किया है। और अगले 5 साल होंगे वो विश्व गुरु बनने के और विकसित भारत की जो नींव रखने मीनार खड़ी होगी वो खड़ी होगी, उस पर काम कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये जनता ने स्पष्ट इनके 10 साल के अंदर कामों को देखा है, और इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या के अंदर जन सैलाब के रूप में जनता आती है और जनता उनको सुनती है। और उसके बाद में निश्चित रूप से पिछले 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और इस बार तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है कि हमारा कमल का फूल की जिम्मेवारी कैलाश चौधरी को देके भेजी है। तो जनता ने यही कहा कि हमारे लिए कमल का फूल आपने भेजा है, तो निश्चित रूप से कमल के साथ हम हैं और कमल के ऊपर मतदान करेगी बाड़मेर जैसलमेर की जनता। आपके विरोधी यही कह रहे हैं, उनका आरोप है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे कैलाश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। कैलाश चौधरी ने ऐसे क्या काम किए हैं जिसके लिए उन्हें दोबारा जनता चुने? ऐसा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं क्या वो मेरे काम नहीं है? क्या केंद्र सरकार के काम है उनकी काउंटिंग मेरे साथ नहीं जुड़ेगी? एक अगर राज्य के अंदर विधायक काम करता है, मुख्यमंत्री काम करता है, लेकिन उसका क्रेडिट है वो विधायक को मिलता है। तो मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो इस देश के लिए जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, जगह जगह पर सड़कें बनी हैं, रेलवे की कनेक्टिविटी हुई है, रेलवे की जो जिस तरह से काम हुए हैं या दूसरे जितने प्रकार के काम हुए हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पर भी ऐसे कई काम हुए। अब भारतमाला की सड़क मेरे यहाँ पे बनी है, जहाँ पर कभी हम रेगिस्तान के दौरों में जाते थे तो वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चलती थी, आज उसी सड़क के ऊपर, भारतमाला की सड़क के ऊपर फाइटर प्लेन उतर रहा है। ऐसी सड़क मेरे यहाँ पे बनी है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर जिस तरह से एक्सप्रेस वे बना है जिस पर आप देख रहे हैं, ऐसे ही हमारे जितने भी हाईवेज बने हैं यहाँ पे, जहाँ रोड पर चलने से लोगों को एक लगता है कि वास्तव में हम ऐसे पहले कभी विदेशों में जाते थे तब वहाँ पर देखते थे, आज उन्हीं रेगिस्तान के दौरों के अंदर इस प्रकार की सड़कें इन 5 सालों के अंदर बनी है। और जैसा कि रेलवे स्टेशन है जो अमृत योजना के तहत हमने बनाए हैं, जिसमें तीनों जगह जो बड़े रेलवे स्टेशन है, जिसमें जैसलमेर के अंदर है, तो जैसलमेर के अंदर वहाँ पर यार्ड भी बन रहा है। उसके साथ ही एक जिस तरह से रेलवे स्टेशन के ऊपर 150 करोड़ से अधिक खर्च करके एक एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन बन रहा है, बाड़मेर के अंदर रेलवे स्टेशन बन रहा है, बालोतरा में बन रहा है, और इसी प्रकार से इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरा काम हुआ है। आज ट्रेनों की संख्याएं बढ़ी है और इस प्रकार से बाजरा अनुसंधान केंद्र हमारे यहाँ पे हुआ है। बाजरा अनुसंधान केंद्र जो कभी हैदराबाद के अंदर रिसर्च होता था, यहाँ सबसे ज़्यादा बाजरे का उत्पादन इस मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान के अंदर होता है, लेकिन रिसर्च हैदराबाद में होता था।
तो अब उसका रिसर्च यहाँ होगा, यहाँ की वैरायटी है वो किसानों तक जाएगी, किसान की वैरायटी उसका रिसर्च होकर उसकी यील्ड बढ़ेगी, उसके नई नई क्वालिटी यहाँ पे निकलेगी, वैरायटियाँ निकलेगी। तो ये रिसर्च यहाँ पे होना बड़ा एक काम हुआ है। और उसके साथ ही मेडिकल कॉलेज का हो जाना, और इसके साथ ही एयरपोर्ट के लिए ज़मीन उपलब्ध हो गई है, जो कि राज्य सरकार जब कांग्रेस की थी तो कांग्रेस की सरकार ने हमें 4 साल तक ज़मीन नहीं दी, 5 साल चाहे नहीं तो ये एयरपोर्ट हमारा पहले बन जाता, आज से 2 साल पहले, लेकिन ज़मीन नहीं दी, उसकी वजह से ये लटका अटका रहा। लेकिन जैसे ही अब भजन लाल जी की सरकार आई, हमारी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी, तो अब वहाँ पे एयरपोर्ट की ज़मीन उपलब्ध हो गई है। अब बहुत जल्दी, साल 1.5-2 साल के अंदर यहाँ पर फ्लाइट उड़ेगी। तो इसी प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जितने काम हुए हैं और आने वाले समय के अंदर की मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जितने प्रकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पर हमने 300 और उससे अधिक संख्या के अंदर डाकघर नए स्वीकृत करवाए हैं। 900 से अधिक हमने यहाँ पे जो टावर्स लगाए हैं, जिससे कि हमारे टावर्स की वजह से नेटवर्क की जो समस्या थी उससे हमें निजात मिली है। और इसी प्रकार से चाहे प्रधानमंत्री आवास के हों या जिस प्रकार से दूसरे जितने भी हमारे कार्य यहाँ पे हुए हैं, इसके साथ ही जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना को प्रारंभ किया, जो कांग्रेस की सरकार ने इसको लटका के रखा, लेकिन अब वो काम द्रुत गति के साथ शुरू हो रहा है। तो ये सारे जो बाड़मेर जैसलमेर के अंदर जो काम हुए हैं, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जनता के कोरोना के टाइम में कौन साथ खड़ा था। जब कोरोना आया था तो उस समय कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग घरों में घुसे हुए थे, बिलों में घुसे हुए थे, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं रहा था। उस समय उनकी जान का जाने का डर था इसकी वजह से। लेकिन मैं उस समय जनता के बीच में था। जितने मेरे हॉस्पिटल थे बाड़मेर जैसलमेर के अंदर, उन सभी मैं पीएससी और सीएससी के ऊपर गया हूँ। और वहाँ जहाँ मैंने वहाँ पर जो पेशेंट्स वहाँ थे उनके सेंटर लगाए हुए थे। आप गए पर्सनली? मैं स्वयं गया वहाँ पे, और मैंने वहाँ पर ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर है जो सीएसआर फंड से मंगवाए, मैंने ऑक्सीजन के प्लांट लगवाए सीएसआर फंड से। और एक बार नहीं, मैं 3 बार गया हूँ। मैं स्वयं 2 बार कोरोना मेरे को हो गया था, उसके बावजूद भी मैंने जान को जोखिम में डालकर उनके बीच में वहाँ खड़े रहकर मैंने लोगों की जान को तड़पते हुए देखा। और उसके बाद में मैंने उनको बचाने की कोशिश की और बचे भी लोग। और उसके बाद में उनको चाहे हॉस्पिटल में एडमिट कराना, मेरे 2 साल का कार्यकाल के अंदर मैं जब कोरोना था तो रात दिन हमारा ऐसा कोई टाइम नहीं था जिसमें मेरा स्टाफ या मैं फ़ोन चालू रख के और उनकी नोटिंग करके और उनको किस तरह से हॉस्पिटल पहुंचाना, उनकी जान को बचाना, ये सारी चीज़ें होना। मुझे लगता है कि जो लोग इस बात की बातें करते हैं उनको उस समय घरों में घुसे हुए थे। उनके सीएम है जो कांग्रेस के, वो 2 साल घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन हम वहाँ पर जनता के बीच में जूझ रहे थे। तो जनता अच्छे तरह से जानती है कि काम कौन करने वाला है, कितने हमने काम करवाए। तो इसलिए जनता का मुझे पूर्ण भरोसा है, मुझ पर वो आशीर्वाद देगी। और मैं तो राजनीति में आया इसीलिए सेवा के उद्देश्य से आया हूँ। मैं जब 11th में पढ़ता था उस समय से मैंने आंदोलन शुरू कर दिए। तो उसके बाद जिला परिषद, पंचायत, नगर परिषद का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ते लड़ते यहाँ तक आया हूँ। तो कोई मैं पैराशूट से उतरा हुआ नहीं हूँ या कोई। कौन पैराशूट से उतरा है? ऐसा है कि मेरा तो इतना कहना है कि राजनीति के अंदर जो भी काम होता है वो जनता देखती है, और जनता काम धरातल पर उतरता है जो काम वो कब से। मेरा 25 साल का कार्यकाल है, 25 साल में मैंने इतने लोग हैं मेरे जिनके मैंने स्वयं ने काम करवाए। आपने जो काम गिना है वो मोदी जी की और सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं आपने बोला मैंने लागू करवाया। आपने अपनी सांसद निधि से और सीएसआर फंड से क्या काम करवाए? सांसद निधि का पैसा तो स्वाभाविक है कि सभी जनता के बीच में ही खर्च होता है। और सीएसआर फंड से मैंने विभिन्न कंपनियों से और लेके, और जहां आवश्यकता थी, कहीं स्कूल्स के अंदर रूम्स की आवश्यकता थी, कहीं जैसा कि पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण का कार्य था, या ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की बात थी, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर थे, ऐसे करके टोटल लगभग 86 यानी 86 करोड़ रुपए लगभग सीएसआर फंड के मैंने इस बाड़मेर जैसलमेर के अंदर जनता के बीच में दिलवाए। तो वो स्वाभाविक है कि जनता के बीच में काम आए। हमने वहाँ पर उस समय अपने काम पे आपको भरोसा है? कोरोना के समय भी
खाद्य सामग्री का वितरण करना, ये सारी चीज़ें करना, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये जो दिल से जिसका जुड़ाव होता है वही करता है। बाकी बातें करने वाले आते हैं, हवा हवा में बातें करना और बड़ी बड़ी बातें करना, तो उनसे काम नहीं होता। काम करने के लिए काम के जनता के बीच में जाना पड़ता है, काम के लिए डूबना पड़ता है, और मैं निश्चित रूप से जनता के दिलों में जाकर बसा हुआ हूँ, और वो जनता मेरे को इसीलिए तो पिछले 25-30 साल से मुझे आशीर्वाद दे रही। अच्छा, आप जब हमला करते हैं तो आपके निशाने पर कांग्रेस रहती है, आप अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं, उमेद आराम से या रविंद्र सिंह भाटी से? ऐसा है कि मुकाबला तो सीधे है कि कांग्रेस के बीच में है, और दूसरे प्रत्याशी हैं जो भी है राजनीति के अंदर। आप नाम नहीं लेते क्या? मैंने कहा ना कि प्रत्याशी चाहे वो निर्दलीय कोई भी हो और चाहे वो कांग्रेस हो, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि आने वाले समय के अंदर विकास कौन करवा रहा है। वो तो सब कह रहे हैं कि हम कराएंगे। सरकार किसकी है? सरकार राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की है। केंद्र में निश्चित रूप से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। जिसकी तो सरकार होगी वही काम करा पाएगा, जो जीतेगा वो नहीं करा पाएगा। वो तो उनका इतिहास जानता है, पीछे जो रहे उसमें क्या है। हमारी सरकार यहाँ पर राजस्थान में नहीं थी, तो उसकी वजह से हम यहाँ पर, आपको पता है कि राजस्थान में सरकार नहीं होने की वजह से ये एयरपोर्ट हमारा नहीं बना, नहीं तो आज से 4 साल पहले बन जाता। बाजरा अनुसंधान केंद्र आज से 2 साल पहले शुरू हो जाता, लेकिन ये नहीं हुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि विकास जिसकी सरकार होती है वो सरकार जनता ने इसीलिए चुनी है कि वो काम कराएगी। तो सरकार के साथ में निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि बाड़मेर जैसलमेर की जनता बहुत समझदार है, उनको पता है कि सरकार होती है वही काम करवाती है, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है राजस्थान में और केंद्र में भी बनेगी। तो इसलिए बाड़मेर जनता को विकास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज आप देख रहे हो कि ये बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश रहा है। मैंने पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से मैं आऊँगा सब पे, सारे काम काम पे, पानी पे, इन जो भी समस्या है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो है अपने विरोधियों का, उमेदा राम और रविंद्र सिंह भाटी का नाम नहीं लेते क्या? ऐसा है कि नाम तो लेने में मुझे किसी का ऐतराज़ नहीं है। नाम लेके हमला करते हैं आप? मैं कभी, मेरी आदत में नहीं रहा है कि मैं किसी का नाम लेके किसी के ऊपर आरोप लगाना। मैंने मेरे पिछले पूरे राजनीतिक जीवन के अंदर मैं हमेशा एक ही चीज़ लेके चलता हूँ कि चुनाव है, और चुनाव में जनता आशीर्वाद देती है, जनता मतदान करती है, निर्णय उनको करना होता है। अपनी आपस की जो अगर अपन लेके चलेंगे तो मुझे लगता है कि वो जनता उस चीज़ को देखती है। तो मैंने कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि एक ये, चाहे देश के अंदर हो चाहे यहाँ पे हो, हमारा आपस का ताना बाना, प्रेम और ये सब चलना चाहिए, साथ यही चलना है, बाकी कुछ नहीं चलना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव तक अपनी अलग बात है, चुनाव में आशीर्वाद जनता को देना है, पर जनता देगी। अच्छा, जो नामांकन हुए उसमें उमेदा राम के नामांकन में बहुत भीड़ आई, ऐसा तस्वीरों में दिखा। रविंद्र सिंह भाटी के नामांकन में भी बहुत भीड़ आई। तो कभी ऐसा लगा कि ये भीड़ इतनी ज़्यादा आ रही है तो कुछ डर लगा हो कभी, इतनी ज़्यादा संख्या में उधर लोग चले गए? ऐसा है कि भीड़ वोट में कन्वर्ट होना वो बड़ी चीज़ होती है कि भीड़ कहाँ है और किसकी है। और बहुतों ने हवा उड़ाई कि इस तस्वीरों के बाद कि जो है कैलाश जी तो अब की बार तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। मैंने कहा ना, भीड़ एक तो वो होती है जो वास्तव में वोट देने वाली होती है, और एक भीड़ वो होती है जो बाहर से बुलाई जाती है, जिनका मत यहाँ पर नहीं पड़ने वाला होता है। अच्छा। अब आपने देखा होगा कि आप अगर कहीं से बुला लो, बाड़मेर जैसलमेर के बाहर से, किसी पड़ोस के जिलों से या किसी राज्य से बुलाकर, तो भीड़ बुलाई गई यहाँ थी? पे भीड़ कर ले, वो तो पूरा यहाँ का आम मानस कह रहा है कि बाहर से बुलाई हुई भीड़ और नरेंद्र मोदी जी को सुनने आई थी, वो 100% जनता यहाँ की थी। इसलिए जनता ने तो, मैं कह रहा हूँ कि भीड़ जो है वो जनता का आशीर्वाद होता है, और जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और वो अपने आप को, मैंने कहा ना, परिवार का सदस्य मानते हैं। तो इसलिए जहाँ भी जाते हैं ना, चर्चा एक ही होती है। बच्चे से बात करोगे तो वो भी ये कहता है कि नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे। बच्चा भी मोदी जी का नाम लेता है, बुजुर्ग भी मोदी जी का लेता है, माता जी होती है, बहन भी होती है तो मोदी जी का नाम लेता है। तो मोदी जी है ना, हमारे प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी है। तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमें गर्व है कि उन्होंने पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ है।
लोगों ने और कहा मैं- कि बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं और उससे एक बज़ क्रिएट हुआ, तो आपकी टीम क्या सोशल मीडिया में कहीं पिछड़ रही है क्या? देखो, सोशल मीडिया एक अलग प्लेटफॉर्म है जिस पर काम करना, और एक तो वो होता है कि सोशल मीडिया जो डायरेक्ट जनता जिस पर कमेंट्स करती है, जिसमें जनता या वहाँ के का लोग कमेंट्स करते हैं, वो एक्चुअल रीच होती है, वो हकीकत होता है। और एक वो होता है जो एक बंद कमरे के अंदर 500 या 700 लोगों को बिठा दो और फिर उसके बाद में 100-200 अकाउंट बनाकर और कमरे के अंदर बैठे बैठे करते रहो, और उसके अंदर किसी के कमेंट्स पे ये लिखो वो लिखो या ये बना के चढ़ा दिया, तो वो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि वो एक तरह से देख दिखावी है और वो हकीकत नहीं होता है। और हकीकत वही होता है जो जनता स्वयं कमेंट्स करती है कि उसके लिए क्या। और आप मेरे पास तो वो लोग ऐसा पैसे नहीं है। दे के कमेंट कराते हैं, आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं? मैं आराम क्या लगा रहा हूँ, वो तो खुली दुनिया को पता है कि कहाँ पे क्या उन्होंने कर रखा है, कैसे है। वो विपक्ष, मैं उनकी बात पे मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं करते, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि सच्चाई जो होती है ना, वो जब वोट में कन्वर्ट होगी तब पता चलेगी। और 26 तारीख को जब चुनाव होगा और उसके बाद में जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और 400 प्लस के साथ आएगा और बाड़मेर जैसलमेर की सीट भारतीय जनता पार्टी की 4 लाख से प्लस से आएगी, तब सब ये 4 लाख प्लस से आप जीतेंगे, आपका दावा है? मैंने कहा ना कि मैं कह रहा हूँ कि जब ये सीटें जीतकर 4 लाख प्लस आएगी तो उस समय ये सोशल मीडिया के जो सपने देख रहे हैं वो सारे सपने उनके धराशायी हो जाएंगे। और निश्चित रूप से सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, अच्छी भी होती है, लेकिन जो बंद कमरा के अंदर वाली बात और जनता के दिलों वाली बात है, मैं उसको कहना चाहता हूँ कि मेरे जो रीच है या मेरे से जो कमेंट्स करते हैं या मेरे करते हैं, वो डायरेक्ट पब्लिक करती है, जनता करती है, और वो एक्चुअल चीज़ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि चीज़ों बातों के ऊपर मुझे ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा क्यों करते हैं। ये राजनीति के अंदर स्वाभाविक है, हर अपना अपना प्लानिंग के साथ अपना चलते अपना हैं। तरीका है। हाँ। अच्छा, 2014 में बीजेपी ये सीट जीती, 2019 में भी आप जीते, उसके बाद आ गया 2024 का चुनाव। लोगों ने कहा कि कांग्रेस को भी बीजेपी इस बार भी अच्छे से टैकल कर सकती थी, हैंडल कर सकती थी। ये तीसरे निर्दलीय ने खड़े होकर के कैलाश जी को परेशान कर दिया, तो क्या रविंद्र सिंह भाटी ने आपको परेशान किया? नहीं, आपको मेरे चेहरे पे कुछ लग रहा है क्या ऐसा? हाँ आपको कोई पढ़ने में, आप भी काफ़ी देर से बैठे। हाँ ऐसा है कि जब जनता साथ होती है ना, तब उसके बाद में मुझे कोई नहीं है, मैं आराम से चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे कोई हड़बड़ाहट भी नहीं है। और मेरे जितने भी चाहने वाले हैं वो और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में काम कर रहे हैं, सभी जगह जाकर जनता से रूबरू हो रहे हैं, और जनता उन कार्यकर्ताओं को सामने से कह रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को वोट देंगे, आप क्यों यहाँ पे परेशान हो रहे हो। तो ये तो रिजल्ट के दिन पता चलेगा। मैं इसलिए निश्चित रूप से मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। और परेशानी तो उनको होती है जो ग्राउंड पे काम नहीं करते। मैंने जनता के दिलों पे जाके उनके बसने का काम किया है, मैंने ग्राउंड पे काम किया है। और उम्मीदवार जी आरोप लगाते हैं कि आपने कुछ काम नहीं कराया। अब ऐसा है कि अगर कोई देख कर भी अनदेखा हो जाए तो उसको तो कोई बता नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई सो रहा है और वो जागते हुए अगर आंखें बंद करके सो जाए तो उसको जगाया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ की जनता है ना, वो कह रही है कि काम हुआ है। विपक्ष का काम है वो आरोप लगाएगा, और लगाना उनका नहीं लगाएगा तो उनको वोट कौन देगा। इसलिए वो लगा रहे, उनको लगाने दो, लेकिन जनता है वो निश्चित रूप से मेरे साथ है। और आप निर्दलीय प्रत्याशी के लिए आपने कहा कि कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमसे कहा कि हम सिर्फ 2 हैंडपंप लेकर आए। भाई साहब, मैंने तो दिल्ली और जयपुर की सरकार बाड़मेर में लाके टिका दी है। ऐसा है कि मैं हैंडपंप की बात नहीं करता, विकास करवाना एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है। और उसने कितना करवाया कितना नहीं करवाया उसका जो CR है भरा जाता है, वो जनता अगले चुनाव में भरती है। और रही बात प्रचार की, तो प्रचार में आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, चाहे वो नगर परिषद के चुनाव हो
चाहे पंचायती राज के चुनाव हो और चाहे विधानसभा के हो और चाहे लोकसभा के चुनाव, हमारे चुनाव कैंपेनिंग की यही पद्धति है कि सारे कार्यकर्ता मन से लगते हैं और सभी जगह से हमारे नेता आते हैं और यहाँ के नेता जाते हैं, और हम सब पूरे देश के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे को परिवार की तरह मानते हैं। तो इसलिए ये टेकना और वेकना जो होता है, ये शब्द हमारे यहाँ पर अच्छे शब्दों को उसमें नहीं मानते, इसलिए हम तो सभ्य भाषा में बात करने वाले लोग हैं यहाँ पे। ये टेकना वेकना शब्द हमारे यहाँ पे इसमें इसको अच्छी शोभा भाषा में नहीं मानते। और जब इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं कि भचीड़ बुला देंगे, मोरिया बुला देंगे, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? ऐसा है कि वो बोलना नहीं बोलाना वो तो जनता बुलाएगी ना, जिसको बुलाना है। मैं तो यही कहता हूँ कि जनता समय आने पे सबको जवाब देगी और विकास के साथ रहेगी। नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ है, और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय है वो देश के लिए बहुत ही सुनहरा समय है और विकसित भारत के लिए वो बनेगा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। अच्छा, अब मैं ज़रा कुछ पार्टी की राजनीति के बारे में भी बात कर लेता हूँ। आपने जो बाड़मेर की एमएलए हैं प्रियंका चौधरी, उनको बीजेपी में दोबारा लाने में आपका योगदान था? हाँ, निश्चित रूप से, क्यों नहीं। ऐसा है कि वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी और उन्होंने मेहनत की थी चुनाव के समय में भी, चुनाव से पहले भी, और जनता ने जैसा कि उनको आशीर्वाद दिया, आज वो विधायक है और फिर वापस आज निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि वो एक जिस तरह से उनका सीधा तो नहीं कह सकते, लेकिन स्वाभाविक है कि आज उनका समर्थन हमारे पास है और भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन है। आपने उनको, प्रियंका चौधरी को जिताने में आपने मदद की थी? ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, समर्पित कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने पार्टी का काम किया है और उसके बाद में जनता ने उनको जिताया है। तो मैं तो निश्चित रूप से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो जीत के आई है और जनता की सेवा करेगी। आपका एक बयान जो है वायरल हुआ कि जो है मैंने कहा था कि बहन को जिताओ। ऐसा है कि वायरल कहाँ हुआ, कब हुआ, ये मैंने तो सुना नहीं। अच्छा। और आपने और किसी भाई मीडिया के बंधुओं ने किसी सुना है कहीं, तो फिर कभी अच्छा ऐसा तो बताएंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारी बहन जीती है। और क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी जो है बाड़मेर की सीट पे 5000 के वोटों के अल्ले पल्ले सिमट गई और निर्दलीय प्रत्याशी जीत गए? मैंने कहा ना, जनता जनार्दन है। अच्छा। हम तो जनता को भगवान के बराबर मानते हैं। मैंने तो विधानसभा के, नगर परिषद के चुनाव से लेके और लोकसभा के चुनाव तक चुनाव लड़ा है, तो मैं तो भगवान के बराबर मानता हूँ और जनता ने जो निर्णय लिया है स्वाभाविक है, उससे ऊपर कोई होता नहीं है। आपके कुछ समर्थकों ने कहा कि मंत्री जी का व्यवहार इतना अच्छा है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आए, उनको अपने साथ ले आए। मंत्री जी अगर रविंद्र को भी ले आ लेते पार्टी में तो एकदम रास्ता साफ रहता, और वो मनाने की कोशिश क्या आपने की? ऐसा है कि किसी की महत्वाकांक्षा ज़्यादा होती है, किसी की महत्वाकांक्षा कम होती है, और कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन हमारे प्रयास होते हैं क्योंकि हम स्वाभाविक है, एक ही लोकसभा क्षेत्र है मेरा, तो स्वाभाविक है। एक फोटो भी आपकी आई थी मुस्कुराते हुए साथ में कैलाश चौधरी और रविंद्र भाटी की। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि हमारी बातचीत हुई है, ऐसा बात नहीं कि हमारी बातचीत हुई, हमारी दुश्मनियाँ थोड़ी है। लेकिन स्वाभाविक है कि हमने और हमारे सीएम साहब ने भी बात की, उनको जो बात करनी थी वो भी की। क्या बात हुई? और उन्होंने सहमति भी दी थी। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी उनका निर्णय है वो, हम उसके निर्णय पे एक ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर वो सत्ता के साथ रहते और भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर खड़े रहते तो जो शिव की जनता है उनके और ज़्यादा काम होते, विकास होता। शिव की जनता के जो अपेक्षाएं थी कि वो उस क्षेत्र के अंदर जो समस्या है उसका समाधान हो, लेकिन अब ये जिम्मा मेरे जिम्मे ही आना है, इसलिए मुझे ही संभालना है, क्योंकि अब तो आने वाले समय के अंदर लोकसभा के नाते वो क्षेत्र भी मुझे ही संभालना पड़ेगा और बाकी का क्षेत्र भी निश्चित रूप से, क्योंकि वो जनता मेरी है। हाँ। और चाहे वो शिव की हो चाहे दूसरे विधानसभा की हो, मेरे लिए वो भगवान के बराबर है। और मेरी एक आदत है, अच्छा, मैं कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तो इसलिए मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि शिव की जनता है
उनके लिए भी मैं काम करवाऊंगा और बाकी जितने भी हमारे विधानसभा है उन सभी के अंदर काम करूंगा और वो करके दिखाऊंगा आने वाले 5 साल बाद में कि वास्तव में विकास किसे कहते हैं। मेरे 5 साल इन कांग्रेस के लोगों ने खराब कर दिए। कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे, उन्होंने काम होने नहीं दिए। अशोक गहलोत की सरकार की बात हाँ, अशोक गहलोत की जो सरकार आप थी, भी आरोप लगा रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत भी आरोप लगा रहे थे, तो क्या क्या सच्चाई है इसमें? मैंने कहा ना, कांग्रेस की सरकार ने 5 साल तक जो राजस्थान का बंटाधार किया, राजस्थान का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इतने पेपर लीक होना, भ्रष्टाचार का आलम बनना, जिस तरह से बलात्कार की इतनी घटनाएं हो जाना, भू माफिया, बजरी माफिया, ये सारे सरकार चलाते थे। और वो कहते हैं कि हम तो करना चाहते थे, केंद्र हमारी मदद नहीं करता था। ऐसा कि ये सारा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब आप मुझे बता दीजिए कि जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी है, केंद्र सरकार का पैसा था, राजस्थान सरकार को 34,000 करोड़ रुपए उपलब्ध करवा दिया था, राजस्थान में सबसे ज़्यादा पैसा दिया, लेकिन इन्होंने सिर्फ 6-7 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए, बाकी के पैसे खर्च क्यों नहीं किए? और बाकी किए उनमें भी घोटाला किया इन्होंने। खैर, इस पे तो तो ये राज्य में जब स्वाभाविक चुनाव है। आएंगे तो इस पे भी और अच्छे से बात की। आपने कहा कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते तो ज़्यादा अच्छे से काम होता, तो उनके समर्थकों का आरोप है कि रविंद्र तो बीजेपी में गए ही थे, कैलाश चौधरी ने टिकट नहीं होने दिया। ऐसा है कि टिकट कोई एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में तय नहीं करता, ये सब जानते हैं। हाँ, कांग्रेस में एक व्यक्ति तय करता है कि उनका आला कमान है, वो तय कर लेता है तो वो हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमारा शीर्ष नेतृत्व है, बोर्ड पूरा बैठता है और एक एक सीट के ऊपर डिस्कशन होता है और उस डिस्कशन के अंदर निर्णय होता है कि किसके पक्ष में कहाँ कौन जीतने वाला है, उसके पीछे का बैकग्राउंड देखा जाता है, आगे उसका क्या विजन है उसके ऊपर भी उसका ध्यान दिया जाता है और सारे की जनता का क्या उसके प्रति रुझान है, जनता क्या चाहती है, जनता का सर्वे भी आता है, सारे सर्वे के आधार पर निर्णय होता है। तो स्वाभाविक है कि ये एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है, हमारे संसदीय आप बोर्ड का लोगों को निर्णय क्या होता है, गलत उस बोर्ड में फीडबैक निर्णय मिला? हुआ है। सर्वे में गलत फीडबैक मिला क्योंकि आपके प्रत्याशी हार गए और निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत गया शिव में। मैंने ये कहा ना, चुनाव के अंदर लास्ट समय तक क्या हो जाए कोई पता नहीं चलता। ये जिस तरह से क्रिकेट का खेल है ना, वैसे ही खेल है। क्रिकेट भी अनिश्चितताओं का खेल है। चुनाव के अंदर भी कोई व्यक्ति पीछे चलता चलता कब आगे निकल जाए, कोई व्यक्ति आगे चलता चलता कब पीछे चल जाए, क्योंकि जनता है वो एक एक बात को देखती है, एक एक चीज़ को देखती है। और ऐसी जनता भी है जो एक वो होते हैं जो सिर्फ पार्टी को ही मतदान करते हैं। तो आपको पता है कि जहाँ से भारतीय जनता पार्टी की गिनती शुरू होती है ना, वहाँ से उनकी समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है वो काम में विश्वास रखती है और ये जनता ने अच्छे से, आपने देखा होगा कि यहाँ पर नहीं है, पूरे देश में, इसीलिए तो 400 प्लस की बात हो रही है। ये तो यहाँ पे तो क्या है, पूरे देश में चर्चा है। मंत्री जी, एक और बात बताइए, मैं इतनी दूर से आया हूँ तो मैं थोड़ा आपके इलाके की राजनीति को और समझ लेता हूँ। क्या बाड़मेर में चुनाव कास्ट लाइन पे हो रहा है, जातीयता के मुद्दे पे हो रहा है? नहीं, कहीं जनता के जातीयता का विषय है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे जनता राष्ट्रवाद पे दे रही है, विकासवाद पे वोट देगी। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि बाड़मेर और जैसलमेर की जनता जितनी समझदार है उतनी मैं सोचता हूँ कि आप देख रहे होंगे दूसरी जगह पर भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन बाड़मेर जनता वो निर्णय करती है क्योंकि इनका पानी बहुत गहरा। हमारे यहाँ पर जितना आदमी का पानी गहरा होता है उतना ही उसकी सोच गहरी होती है। वो बोलता नहीं है लेकिन करता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सोच विचार के निर्णय पहले भी लिए हैं और वो राष्ट्रवाद के नाम पे लिए हैं, विकास के नाम पे लिए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश और दुनिया में जो नाम किया है और जिस तरह से भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया है, आज विदेश नीति को देखा जाए, आज अर्थव्यवस्था को देखा जाए, तो सिर्फ आप ये ना सोचें कि ढाणियों के अंदर बैठे लोग और इनको पता नहीं है, सब आज अच्छे से जानते हैं। आप बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति से बात कर लेना कभी भी जाके, वो राष्ट्रवाद की बात करेगा, वो मोदी जी के विकास की बात करेगा। यहाँ बैठा ढाणी के अंदर बैठा भी सैटेलाइट की बात करेगा, चांद की बात करेगा। जैसे बाड़मेर जैसलमेर की जनता है वो निश्चित रूप से बहुत समझदार है और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। आपने पानी का जिक्र किया। बाड़मेर की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी है। और सांसद जी, आप सिर्फ सांसद नहीं थे, आप मंत्री भी थे।
पानी की समस्या दूर करने के लिए आपने क्या किया? क्योंकि हमने आप ही के क्षेत्र में पिपासा डॉक्यूमेंट्री बनाई, अगर आपने देखी हो तो पानी की जो किल्लत है, जो लोग परेशान हैं, उनकी समस्या दूर करने के लिए आपने कोई कदम उठाए? ऐसा है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था बायतू से 2018 में। 18 में। तो उस समय मैंने चुनाव से पहले एक घोषणा की थी कि मैं बायतू की जनता के लिए प्रत्येक पंचायत में अगर मैंने मीठा पानी नहीं पहुंचाया तो मैं आपके सामने वोट मांगने नहीं आऊँगा। और ये चुनाव से पहले कहा था। और आप वो चुनाव हार गए? नहीं, जीते। अब तो मैं चुनाव जीता, विधायक बना, और विधायक बनने के बाद मैंने आप 5 2013 में साल विधायक बने हाँ थे? 13 में बना था। तो आपने 18 का जिक्र किया, 18 में तो आप हार गए थे। 13 में। तो उस समय मैं जब चुनाव के बाद में मैं मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा और उनके बातचीत करके और उनको कन्विंस करके और यहाँ पे मैंने पानी की स्वीकृति करवाई। और 5 साल के अंदर ऐसी कोई पंचायत नहीं छोड़ी जिस पंचायत में GLR यानी बड़ी हौदी नहीं बनी और उसके अंदर मीठा पानी नहीं पहुँच गया। वो मैंने 5 साल में करके दिखाया। तो अब भी मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद में सरकार बदल गई। नहीं, कांग्रेस आपने की शिव वाली हमारी डॉक्यूमेंटरी देखी थी, आपकी नज़र पड़ी उस पर? आपने उन गाँवों को चिन्हित किया कि भाई इतना तो ये नेशनल मीडिया ने दिखा दिया, तो कम से कम इन 2-3 गाँवों में हम पानी पहुंचा दें। तो आपने मैं कुछ किया? आपसे जिक्र कर रहा हूँ बायतू विधानसभा की, आप कर रहे हो शिव विधानसभा की। मैं विधायक बायतू में था। नहीं, सांसद तो आप बाड़मेर के थे। तो मैं आगे आ रहा हूँ इस विषय पे। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद सरकार बदल गई। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की आ गई, अशोक गहलोत की सरकार आ गई। वो कतई नहीं चाहती थी कि राजस्थान के और इस पिछड़े क्षेत्र के अंदर जनता पानी पिए, प्यासी जनता को पानी मिले। ये काम राज्य सरकार का होता है, सेंट्रल का ना काम नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है पानी की व्यवस्था करना। और इसलिए भारत सरकार का काम है पैसा देना। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत पैसा दे दिया, लेकिन उन्होंने खर्च नहीं किया। और अब मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में हम हर घर जल पहुंचाएंगे, और अगर नहीं पहुंचाए तो मैं जनता के सामने दोबारा वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा। हर घर टूटी लगाऊंगा मीठे पानी की। और ये भी कह रहा हूं कि आने वाले समय में नर्मदा और इंदिरा गांधी के नहर के पानी को भी हम बाड़मेर जैसलमेर में लाएंगे, ताकि यहाँ के सिंचाई के भी काम आए। तो मैं जो कहता हूँ दिल से कहता हूँ, मन से कहता हूँ और वो करता हूँ। ये हवाई में बातें करने वाले, मैं कह रहा हूँ सांसद जी, जो वो गाँव की हमने तस्वीर दिखाई, आप व्यक्तिगत कैपेसिटी पे एटलीस्ट उन 2 गाँव में पानी पहुंचा देते तो कितना बढ़िया कृपा हो जाती। मैंने कहा ना कि जनता ने इसीलिए राजस्थान से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका है। यहाँ पानी की समस्याओं को पैदा करके गए, नए कोई सोर्स उन्होंने तैयार किए नहीं। पीछे से जो पानी आ रहा है उसके लिए उन्होंने लाइट की जो आवश्यकता थी उसके लिए लाइन बिछाई नहीं। उसकी वजह से पानी की सप्लाई पूरी हुई नहीं। हम अभी उस काम को कर रहे हैं कि पीछे से पानी कम क्यों आ रहा है। अब नहर के लिए भी हमने वहाँ पर, जैसा कि बताना चाहता हूँ, जो कच्ची नहर पंजाब में थी उसके पैसे स्वीकार किए ताकि जल स्तर ऊपर उठे, ताकि वो पीने के पानी भी काम आए और वो भी सिंचाई में भी उस नहर को आगे बढ़ा सके। ऐसे ही जो एक विद्युत की लाइन बिछाकर लाएं वहाँ तक जहाँ से पानी की बूस्टिंग होती है, तो मोटरें 3-4 मोटर वहाँ से चलेगी तो पानी जल्द ज़्यादा पहुँचेगा। तो ये काम अगर कांग्रेस की सरकार करवा लेती, अगर कांग्रेस की सरकार ये काम करवा लेती तो फिर उनको सरकार जनता थोड़ी नकारती। अब हमारे को तो 2 महीने मिले हैं राजस्थान की सरकार को, तो जहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी वहाँ पर निश्चित रूप से दूरस्थ व्यवस्था करने की कोशिश की है। और आगे तो मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में किसानों के सिंचाई के लिए भी जो लाइट की व्यवस्था है उसको हम दिन में 12 घंटे तक दिन में लाइट देंगे, रात को किसान को परेशान ना होना पड़े। पानी हर गांव में पहुंचे, वो भी मीठा पहुंचे। मैंने कहा ना कि अगर हर घर में जल की टूटी नहीं लगा दी तो दोबारा वोट मांगने नहीं जाऊंगा। इसका मतलब स्वाभाविक कराऊंगा तभी तो ये चीज़ होगी। अच्छा, पानी की समस्या की बात होगी, ओरण बचाओ आंदोलन चल रहा है, उस पर आपका क्या टेक है? ऐसा है, ओरण बचाने के पक्ष में हम भी हैं, सब भी है। ओरण है, गोचर है, ये बचना ही चाहिए। ज़मीन है, ये आज गायों के लिए ज़मीन है, ये सब बचना चाहिए। इसके लिए निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपने कोई प्रयास किया? स्वाभाविक है, प्रयास तो किए ही हम। तो ये तो हमारा आज से थोड़ी है, ये तो मैं राजनीति में जब से आया हूँ तब से जमीन है वो हमारी, ओरण गोचर को बचाना ये हम सब की प्राथमिकता रहती है। लोगों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सारी ज़मीनें ओरण की सोलर प्लांट को और तमाम
इंडस्ट्रीज को दी जा रही है, इस पे आपका क्या कहना ये है? बात आपने अच्छी कही। अशोक गहलोत ने कितनी जमीन है जो इनको दी है सोलर प्लांट वालों को। जब राजस्थान में सरकार ही नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो भाजपा कैसे जमीन दे सकती है? जमीन देने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, और राजस्थान में सरकार कांग्रेस की थी। इन्होंने लाखों बीघा जमीन है वो उन्होंने दी है। ये लोग कहते हैं अडानी को सबसे ज्यादा जमीन किसने दी? अशोक गहलोत ने दी है। तो आपने पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया किसका? उरण का? मैंने कहा ना, ओरण और पार्लियामेंट के अंदर देखो, एक मंत्री के नाते आप अच्छे से जानते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर मुद्दा उठाना और बात कहना, ये आप अच्छे से जानते हैं। मैंने जहाँ मेरे को चिट्ठी लिखनी थी वहाँ चिट्ठी लिखी है, और इसके लिए हम प्रयास करते रहे और आगे भी करेंगे। अच्छा, चलिए, एक सवाल जो हमें स्थानीय लोगों ने बताया, आपने सारे काम गिनाया, उसमें रेल भी गिनाया था। उसमें कहा कि रेल लाइन जो है वो बाड़मेर जैसलमेर से जो गुजरात को जोड़ने वाली थी, 2012-13 में सर्वे हुआ, लेकिन आज तक बन नहीं पाई। और ये दुर्भाग्य कहा जाएगा कि एक मंत्री यहाँ से हैं, उसके बावजूद अपने मंत्री तक ये बात नहीं पहुँचा पाए कि हमारे इलाके के लोगों की ये ज़रूरत है। ऐसा है, ये पहले घोषणा हुई थी कांग्रेस की सरकार के समय में, और आप अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस का काम घोषणा है। ऐसी कई घोषणाएं देश भर में उन्होंने की, और घोषणा रहती है और संकल्प होता है, और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए संकल्प लेती है और संकल्प के आधार पे काम करती है। और उन्होंने उस समय कहा था कि हम ये सड़क करवाएंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ घोषणा की थी। बड़े बड़े होल्डिंग लगाए थे यहाँ पे कि हमने रेल करवा दी, लाइन बिछा दी, इसके लिए स्वीकृत कर दिए, लेकिन असत्य था। लेकिन हमने अब प्रयास किए, और अब मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि जैसलमेर और बाबर की जो ट्रेन है वो आने वाले समय के अंदर हमारे यहाँ पर हम इसको शुरू करेंगे। हमारे यहाँ के, चाहे वो आवागमन के लिए हो, चाहे माल के लिए हो, उसका हम निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। हमारी कई ट्रेनें हैं वो भी नई यहाँ से शुरू होगी। अभी तो रेलवे के अंदर मैंने कहा ना, अभी हर जगह पर जहाँ भी देख रहे हैं, तो अभी तो ये शुरुआत है, होगा काम। आने वाले कल में निश्चित रूप से आपको सब ये काम। एक और मुद्दा आपके इलाके का बड़ा है। जानकारों ने बताया कि जो राजस्थान की जीडीपी है उसमें बाड़मेर का बहुत योगदान है, लेकिन बाड़मेर के लोगों को वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली, और खास करके रिफाइनरी का फ़ायदा बाहरी लोगों को ज़्यादा मिला, यहाँ के लोगों को कम मिला। इस पर आप क्या कहते हैं? ऐसा है कि रिफाइनरी की जो स्थापना हुई, यहाँ पर भूमि पूजन किया गया, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए, और इसकी शुरुआत भी मैंने की थी। जब मैं विधायक था उस समय मैंने कहा था कि रिफाइनरी बाड़मेर की बाईतू विधानसभा के अंदर हमारे लगी, और मुझे लगता है कि इसके मैंने उस समय बहुत कोशिश की थी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने उस समय पहले सिर्फ पत्थर लगाया था आनन फानन में, और उन्होंने काम नहीं किया था। 5 साल काम को लटका के रखा, सिर्फ बातें करते रहे। लेकिन फिर दोबारा जब मैं विधायक बना तो मैंने मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय वसुंधरा जी से मैंने कहा था कि हमारी रिफाइनरी स्थापित आप यहाँ पे बाईतू में करवाएं, बाईतू विधानसभा में। और फिर रिफाइनरी कहीं और जगह जा रही थी, उसके लिए हमने प्रयास किए और उसको रिफाइनरी को यहाँ रखा, और उसके बाद में मेरे कई हज़ारों ने यहाँ पर युवाओं को रोज़गार मिला है, हज़ारों युवाओं को रोज़गार मिल रहा है। और आगे भी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जिस तरह से वाइब्रेट गुजरात के तहत नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर उद्योगों को लाने के लिए जिस तरह से कार्यक्रम किए थे, इसी प्रकार से मैं भी यहाँ पे आने वाले समय में वाइब्रेट गुजरात की तरफ मेरे वाइब्रेट जैसलमेर बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी के प्रोजेक्ट लाऊंगा, इंडस्ट्रीज़ को लाएंगे, क्योंकि यहाँ की बाई प्रोडक्ट लगभग 135 प्रकार 36 प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, और वो प्रोडक्ट की इंडस्ट्रीज़ यहाँ लगेगी। तो हमारे यहाँ के युवाओं को बहुत अच्छा रोज़गार, ये तो बहुत, अभी तो सिर्फ रिफाइनरी बन रही है, इसमें भी इतने हज़ारों युवाओं को रोज़गार मिल रहा है। जब रिफाइनरी रन हो जाएगी और उसके बाद में जब रिफाइनरी कंप्लीट होकर दूसरे बाई प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़ बनेगी, तो यहाँ पे तो ये औद्योगिक क्षेत्र में जिस तरह से गुजरात के अंदर विकास हो रहा है, वैसा ही यहाँ पर ये बाड़मेर जैसलमेर के अंदर देखने को मिलेगा। और यहाँ के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रोज़गार यहाँ का यहाँ मिलेगा, और प्रवास जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर मेरे युवाओं के लिए, रोज़गार के लिए निश्चित रूप से ये मेरे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के अंदर रहेगा कि मैं यहाँ पर वाइब्रेट गुजरात की तरह वाइब्रेट जैसलमेर बाड़मेर करके और रिफाइनरी के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा के और यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगा के युवाओं को रोज़गार देंगे। चलिए, अब कृषि मंत्री से अगर मैं किसानी पे सवाल, खेती पे नहीं पूछूंगा तो मेरे से बड़ी भूल होगी।
कृषि मंत्री रहते हुए, कृषि राज्य मंत्री रहते हुए आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया? क्या आपने अपने इलाकों में मंडियां बनवाई? ऐसा है कि मंडी बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का होता है और उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो केंद्र सरकार सहयोग करती है। और वो जो भी यहाँ पे थी, चाहे इनाम मंडियों के लिए था तो हमने वहाँ पर पैसा दिया, उनको मूलभूत सुविधाओं के लिए दिया। हमने मंडी के अंदर जो हमारी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है, उसके तहत जिस मंडी ने अगर राज्य सरकार ने डिमांड की है वहाँ पे कि हमारे ये यार्ड बनाने की आवश्यकता है या कुछ बनाना है, तो भारत सरकार ने स्वाभाविक उनको दिया है। लेकिन अगर राजस्थान सरकार ने डिमांड ही नहीं की तो उनको नहीं मिलेगा। सारी तो समस्या इसलिए के जड़ में अशोक गहलोत की सरकार थी। मैंने कहा ना, समस्या की जड़ तो अशोक गहलोत था, तभी जनता ने उनको नकारा है। लेकिन सबसे बड़ा काम एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पे जो हुआ है वो हमारे बाजरा अनुसंधान के अंदर जो यहाँ पे स्वीकृत हुआ है और उसका टेंडर हो गया है। और वो आने वाले कल में मेरे देश इस क्षेत्र के ही किसानों के लिए नहीं, पश्चिमी राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, दुनिया के अंदर यहाँ की मीठी बाजरी जिसको कहते हैं, देशी बाजरी जिसको कहते हैं, उसका स्वाद सिर्फ बाड़मेर, जैसलमेर और हमारे यहीं के लोग ज़्यादा लेते हैं। क्योंकि एक हाइब्रिड बाजरी होती है, उसका स्वाद अलग होता है। रोटला और बनता है देसी क्या? बाजरी का स्वाद बहुत अच्छा, वो पीली होती है, मीठी होती है। उस बीज का जब दुनिया के अंदर जाएगा, उसका रिसर्च होगा, तो यहाँ का जो जायका है, यहाँ की बाजरी की जो मिठास है, वो पूरी हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में जाएगी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया है और पूरी दुनिया के अंदर पहुँचाया है। ऐसे समय के अंदर मैं कह सकता हूँ कि ये काम हमारी यहाँ पर रिसर्च सेंटर स्वीकृत होगा। और उसके साथ ही कृषि के अंदर मैं लगातार इस कांग्रेस सरकार को कहता रहा कि हमारे यहाँ पे आप ऑर्गेनिक जोन घोषित करना चाहते हैं, आप लिख के दें, लेकिन उन्होंने लिख के नहीं दिया। लेकिन उसके बाद में बाजरा को एमएसपी पर खरीदने के लिए मैंने कहा था अशोक गहलोत को कि आप भारत सरकार को चिट्ठी लिख के दो, भारत सरकार बाजरा खरीदने के लिए तैयार है एमएसपी पे। मैंने खुद ने कहा, लेकिन उसके बावजूद अशोक गहलोत ने चिट्ठी नहीं लिखी। सारी और सुई जिसकी घूम फिर के वजह आपके से मुताबिक अशोक गहलोत सरकार पे आ रही है। मैं कह रहा हूँ जिसकी वजह से वो बाजरा एमएसपी पर नहीं खरीद पाए। लेकिन अच्छा, अब हम आने वाले समय बाजरा बाजरे की खरीदेंगे। एमएसपी की बात की तो एक दो बाजरे के किसानों से बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री हमारे यहाँ से थे, कृषि राज्य मंत्री हमारे यहाँ से थे, लेकिन जिस तरह से गेहूं की एमएसपी बढ़ी उस तरीके से बाजरे की एमएसपी नहीं बढ़ी। कौन कहता है सबसे ज्यादा आज के दिन अगर एमएसपी है तो बाजरे की एमएसपी है? अच्छा, बिल्कुल, बाजरे की एमएसपी बहुत अच्छी दर पे मिल रही। जो सिर्फ मैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे उस समय तो सिर्फ क्या 900 रुपये ही थी एमएसपी दर, और उसके बाद में 1.5 गुना किया गया एमएसपी को। और अभी हर साल एमएसपी है जो बढ़ती है, और उसके बढ़ते बढ़ते आज लगभग 2500 के आसपास एमएसपी पहुंच चुकी है। तो किसान खुशहाल हैं आपके इलाके में? ऐसा है कि निश्चित रूप से मुझे बहुत ही सुकून के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर मेरे बाड़मेर जैसलमेर में कभी रेगिस्तान होता था। जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे पहले 2013 में चुनाव प्रचार में, जब वो विधायक थे, नहीं मुख्यमंत्री थे, और उस समय जब आए थे तो यहाँ पर बालोतरा के अंदर उन्होंने एक घोषणा की थी कि मैं बाड़मेर के अंदर इस रेगिस्तान के धोरों के अंदर फलदार पौधे लगाऊंगा। तब मेरे मन में भी आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो रेगिस्तान है। यहाँ पर पहले भी कई ऐसे लोग कह के गए कि हम यहाँ पर अंगूर की खेती कर देंगे, ये पौधे लगा देंगे, पर ऐसे कर देंगे, वो तो करा नहीं पाएंगे। साहब ने कह दिया है, कैसे होगा। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि इन 10 सालों के अंदर जो हॉर्टिकल्चर के अंदर बाड़मेर जैसलमेर में क्रांति आई है, ऐसा प्रोग्रेस कहीं दूसरी जगह नहीं हुआ इतना फास्ट कि आज लगभग 12,000 करोड़ का अनार एक साल के अंदर यहाँ उत्पादन होता है। अनार एकमात्र यहाँ पर इसी जगह पर अनार पैदा होने लगा। इसी रेगिस्तान के दौरों के अंदर खजूर पैदा होने लगा। इसी रेगिस्तान के अंजीर पैदा होने लगा। तो ये सब पहले नहीं होता था? नहीं, यहाँ पहले नहीं होता था। सरकार ने सपोर्ट किया, सरकार ने ड्रिप स्प्रिंकलर के माध्यम से उनको सब्सिडी दी, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से कृषि कनेक्शन दिए, और उनको सरकार की तरफ से सपोर्ट मिला, और उसकी वजह से किसान प्रमोट हुआ। किसानों को हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, जो KVK, उनके माध्यम से किसानों को ट्रेनिंग दी गई, और उनको ट्रेनिंग देने की वजह से किसान उसकी ओर आकर्षित हुआ और उनको मार्केट उपलब्ध करवाया, यहाँ पर मंडियाँ लगवाई, और आज किसानों को यहाँ पर जो खजूर है बहुत अच्छी रेट के अंदर बिक रहा है। अनार बहुत अच्छी रेट का और बहुत अच्छी क्वालिटी का अनार हो रहा है। मेरा तो आगे प्लान है
हमने यहाँ पर 10,000 एफपीओ जो बनाने, उनमें से कई एफपीओ बनाए। उस एफपीओ के माध्यम से आने वाले समय में यहाँ पर अनार की प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, हमारे किसान ही खुद जूस बनाकर बेचेंगे। आप कृषि राज्य मंत्री हैं, क्या आपके इलाकों के किसानों की आय दुगनी हुई? निश्चित रूप से किसानों की इनकम बढ़ी है, और आपको बताना दोगुनी चाहता हुई? हूं, दुगनी से अधिक हुई है, मैं ये कह रहा हूँ। क्योंकि किसानों के लिए जो 10 साल के अंदर जो काम हुए हैं, उनके आधार पर जो सर्वे किया, अभी हमारे जब आज़ादी के अमृत महोत्सव है, आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हुआ, तो हमने आईसीआर के अंदर, आईसीआर ने एक रिसर्च किया, और उस रिसर्च में हमने 75 वर्ष होने पर 75,000 किसानों के डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया, और उसमें हमने ये पता किया कि किसानों की इनकम कितनी बड़ी। तो सभी जगह सर्वे हुआ, उस सर्वे में 75,000 किसानों ने इस तरह से एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया, जिसमें उन्होंने कहा, किसी किसान ने कहा हमारी दुगनी हुई है, किसी ने कहा हमारी 4 गुना हुई है, किसी ने कहा 5 चलिए, गुना मैं ये हुई बात है। आपके इलाके के किसानों से पूछूंगा। हाँ, आप पूछ सकते हैं। किसानों को निश्चित रूप से यहाँ पर इनकम भी बढ़ी है। जहाँ किसान का अगर अकाल पड़ गया, या किसान के अगर कोई नुकसान हो गया, तो उसके लिए निश्चित रूप से राज्य सरकार ने जो गिरदावरी रिपोर्ट बना के भेजी, उसके आधार पर हमने उनको फसल बीमा दिया है, उनको फसल बीमा का लाभ मिला है। अभी आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले साल का ही बीमा है। इस राजस्थान की सरकार ने तो किसानों को सिर्फ 65 करोड़ रुपए दे के और उनको निकालना चाह रही थी कि किसान को सिर्फ, लेकिन मैं तो कुछ अखबारों में पढ़ रहा था, किसी किसान को 50 रुपए मिले, किसी को 70 रुपए मिले। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं आप। उन्होंने 65 करोड़ रुपए स्वीकृत किया, जो किसानों को मिलना चाहिए था 550 करोड़ रुपए। उसकी जगह पर उन्होंने कंपनी से साठगांठ करके राजस्थान की सरकार ने सिर्फ 65 करोड़ किए, जिसमें किसी को 25 पैसे 1 रुपया दिया, किसी को 5 रुपये दिए, किसी को 50 रुपये दिए। तो किसानों की मेरे पास बात आई, किसानों ने मुझे कहा कि ये क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर। तब मैंने राजस्थान की सरकार के अशोक गहलोत जी को कहा, मैंने कहा आपने जो ये, और उसके बाद कृषि मंत्री को कहा और अधिकारियों को मैंने कहा तुरंत आप दिल्ली आइए, इसका दोबारा सर्वे होगा। और फिर मैंने सैटेलाइट से उसका दोबारा पीछे का जो था उसका सर्वे करवाया। सर्वे करवाने के बाद अधिकारियों को बिठा के कहा, मैंने कहा इनका सर्वे हमारी अलग से केंद्र सरकार की जो एजेंसी उसके माध्यम से करवाया, और वही जो 65 करोड़ रुपए किसानों को जाने वाला था, उसकी जगह पर हमने 542 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में पहुंचाए, जिसकी वजह से किसानों को फसल बीमा पूर्ण मिला। ऐसा एक नहीं, हमने कई बार करके, और 1400 करोड़ रुपए अभी तक मैंने इन 4-5 सालों के अंदर किसानों के अकाउंट में फसल बीमा। मंत्री जी, ये बात बताइए, क्या केंद्र में जैसे सरकार बीजेपी की है और राज्य में ना हो, तो क्या सरकार केंद्र की असहाय हो जाती है? ऐसा है कि राज्य के अधिकार होते हैं और केंद्र के अपने अधिकार होते हैं, और ये तो दुनिया जानती है। आप और आप तो बहुत ही समझदार हो, जानते हो पूरी दुनिया के अंदर, आप सब जगह, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया में आपके चैनल का नाम है, और आप अच्छे से जानते हैं कि राज्य सरकार के क्या अधिकार है और केंद्र सरकार के क्या अधिकार है, और जनता भी जानती है। तो जो राज्य के अधिकार होते हैं उसके अंदर उनको, चाहे जल है, लाइट है, कृषि है, ये सारे केंद्र राज्य के विषय होते हैं। केंद्र सरकार उसमें सपोर्ट करती है, और निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने उस नाते उनका पूरा पैसा दिया है। अभी मैंने जैसा कहा, हम तो उल्टा चाहते थे किसानों को फसल बीमा मिले, तो हमने पैसा भारत सरकार का लग रहा था, उनका नहीं लग रहा था, लेकिन उनको उसमें घोटाला करना था, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हुई है। तो मैं तो ये कहता हूँ राज्य सरकार है वो, जहाँ अशोक गहलोत की सरकार थी, उन्होंने काम को अड़ंगे डालने का काम किया था। उसका बड़ा उदाहरण आपको देख रहा है एयरपोर्ट का, मैंने अभी बताया ही आपको। ऐसे कई काम है जिनमें। चलिए, आपने बहुत सारे काम गिनाए, आपने अपने विरोधियों पे आरोप लगाए कि भाई उन्होंने काम रोके। मैं आखिरी कुछ सवाल 2-4 और पूछ लेता हूँ, जो कि इस चुनाव से और आपके प्रतिद्वंदियों से संबंधित है। लोगों ने ये कहा कि मंत्री जी जब इतनी आसानी से चुनाव जीत रहे थे, तो उस डिफेंडर गाड़ी में घूमने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जिससे कभी रविंद्र सिंह भाटी घूमा करते थे? ऐसा है कि मैं एक गाड़ी में चलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, और सबसे पहले तो मैं आपको कह दूं कि मेरी कोई गाड़ी है ही नहीं। अच्छा। मैं एक साधारण परिवार में जन्मा हुआ आदमी हूँ। मेरे पिताजी गवर्नमेंट में जॉब करते थे, अभी वो सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने ईमानदारी से अपना जीवन जिया, और मैं भी ईमानदारी से जीवन जी रहा हूँ। मेरे ऊपर कोई माई का लाल 1 पैसे का भी कोई आरोप नहीं लगा सकता, और इसलिए जो गाड़ी है वो मेरे मित्रों की गाड़ियाँ हैं, जो भी 2-4 मेरे पास चलती है, वो उन्होंने मुझे कहा है कि आप अच्छे हमारे मित्र हैं। आप दूसरों के मित्रों को भी तोड़ के ले आ लिए अपने पास? ऐसा है कि मैं हमेशा जोड़ने का काम करता हूँ, मैं तोड़ने का काम नहीं करता हूँ।
और मैंने हमेशा लोगों के दिलों को जीता है और उसकी वजह से मेरे साथ हमेशा कारवां बढ़ता जाता है और निश्चित रूप से वो आगे भी उनका प्यार मुझे मिलता रहेगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि मेरे लिए गाड़ी का महत्व नहीं है, मैं तो चाहे डिफेंडर हो और चाहे मारुति हो उसमें भी बैठ जाता हूँ, छोटी गाड़ी और होती है तो उसमें बैठता हूँ, मैं तो जीप में भी बैठ जाता हूँ। तो मुझे वो कोई नहीं, जब मेरे को तो सिर्फ इतना ही करना है कि मेरे आने वाले समय के अंदर मुझे काम करवाने हैं जनता के, मेरे ये प्राथमिकता में रहता है और मैं वही सोच के चलता हूँ। और मेरे लिए मेरा देश पहले है, मेरे लिए मेरा देश के अंदर जो हमारी सीमा पर मैं बैठा हूँ, मेरी सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए जी। और आपका तो सीमा border पर हो। सुरक्षित रखने के लिए मैंने जो किया है, मैं पिछले 5 सालों के अंदर जो मैंने काम किए हैं सीमा के लिए, मैंने वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर जाकर या बॉर्डर के जो हमारी सेना के साथ में जो सामंजस्य रख के वहाँ की जो गतिविधियों के बारे में पूरा मैंने ध्यान रखा है। उसी के परिणाम है कि पहले यहाँ पर जिस तरह की एक्टिविटी होती थी, आज एक ऐसा सिपाही यहाँ पर बैठा है, भारत माता का लाल, जो यहाँ पर कोई घुसपैठ करने की हिमाकत नहीं कर सकता। ना ही यहाँ के अंदर के घुसपैठिए हैं, उनको भी फन ऊंचा करने से पहले 7 बार सोचना पड़ता है कि वहाँ पर कैलाश चौधरी बैठा है। इसलिए यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि कोई इस तरह हिम्मत नहीं कर सकता। आपको गुस्सा आता है? और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, जब आप उसकी बात करने लगे तो सीधा आवेग में आ गए आप। ऐसा है कि मुझे मेरे देश के सामने कोई बात आती है और देश के अंदर कुछ घुसपैठिए अगर इस तरह की हरकत करता है तो मेरा खून खोल जाता है। इसमें निश्चित रूप से मैं खुला हूँ, कहने वाला हूँ कि मेरे देश के सामने कोई देखे। और आज जैसा कि मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग जिस तरह से मुझे लगता है कि इस देश के अंदर ऐसी एक्टिविटियों के अंदर भी संलिप्त हैं जो देश को तोड़ने की साजिश रचते हैं। जैसे कौन? मैंने कहा ना, यहाँ पर ऐसे कम्युनिस्टों के अंदर भी और ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो हैं, इन टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में आप जानते हो कि इनका उद्देश्य है कि इस देश में अशांति पैदा करना। ये अच्छा यहाँ के आप लोगों ने शब्द लोकतंत्र को, खोजा है, टुकड़े टुकड़े गैंग। हाँ, टुकड़े टुकड़े गैंग है। उन्होंने इनका मतलब उनका एक ही काम है कि नरेंद्र मोदी जी को किसी प्रकार से देश से प्रधानमंत्री पद से मुक्त करना, और अच्छा, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। उनके एक दो क्योंकि हिंदुस्तान की जनता है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, एक दिन वही समाप्त होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का कारवां ऐसे ही बढ़ता जाएगा, देश आगे बढ़ता जाएगा। रविंद्र के एक दोस्त अशोक गोदारा अब आपके साथ दिख रहे हैं, लंबे समय तक उनके साथ रहे, तो उन्होंने आपको कुछ बताया कि भाई साहब अब इस तरह की स्ट्रेटजी रखनी है, वो ऐसे चुनाव लड़ता है? देखो, मैं हर व्यक्ति से सलाह लेता हूँ, मैं खुद निर्णय हालांकि स्वयं करता हूँ, मेरे निर्णय पे हमेशा मेरा खुद का रहता है, लेकिन सलाह मैं सबसे लेता हूँ। अच्छा, जितने भी आपने मेरे एक बात अच्छे और मित्र हैं कही कि उनमें जो एक बात और कही कि जो भीड़ आई थी वो बाहर से बुलाई भीड़ थी, तो फिर कहा कि वो एक प्रत्याशी तो जो है बाहर जा करके गुजरात में और मुंबई में जो है भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या वो भी बाहर से आ गई? मैंने कहा ना, भीड़ है हाँ, और वोट है। तो वोट बाड़मेर जैसलमेर की जनता इस क्षेत्र में देगी, गुजरात की जनता गुजरात में देगी, उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में देगी। वहाँ के लोग यहाँ के लोग भी तो वहाँ रहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, जो रहते हैं तो निश्चित रूप से, मैं तो ये कोई सभी मेरे थोड़ी हो जाते हैं। मैंने ये कहा ना, अगर सारे में हो जाए मेरे, जनता देखिए जनार्दन है, वो कुछ पक्ष के होते हैं, कुछ विपक्ष के होते हैं, स्वाभाविक है। ये तो इसमें आगे भी मुझे इतना है कि जो एक बहुमत है वो मेरे साथ है। आपके विरोधी तो विदेश भी जा रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि हम देश का डंका बजा रहे हैं। ऐसा है कि विदेश जाने वालों को विदेश मुबारक, लेकिन राहुल गांधी जी जिस तरह से जाते हैं और उसी समय में अगर कोई विरोधी है वो भी जाते हैं, और सेम समय में जाना और उसके बाद में वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो शायद मुझे लगता है कि उसके ऊपर कई प्रश्न चिन्ह लगते हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये तो वक्त बताएगा क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। आप आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी और रविंद्र सिंह भाटी की लंदन में मुलाकात हुई थी। मैंने कहा ना कि कई चीज़ें जो पर्दे के पीछे रहे तो ठीक रहता है, और वो तो अब आपका काम है कि कहाँ क्या हुआ कैसे हुआ, और वक्त की बात है। लेकिन मुझे तो इतना ज़रूर कहना है कि कहीं न कहीं कोई खिचड़ी ज़रूर पकी है। खिचड़ी पकी है, ऐसा आपको निश्चित लगता है? रूप से, हाँ, निश्चित रूप से लग रही, कहीं न कहीं कोई खिचड़ी पकी है जिसका दूर तलक जाके इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो तो कहते हैं कि हम मोदी जी की विचारधारा वाले हैं,
आप कह रहे हैं राहुल गांधी से रविंद्र भाटी की मुलाकात हुई। ऐसा है कि उनकी अगर ये विचारधारा होती तो नरेंद्र मोदी जी के चुनाव में वो इस तरह से उनके विरुद्ध चुनाव नहीं लड़ते। आज नरेंद्र मोदी जी के चुनाव है, ये कैलाश का चुनाव नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। और नरेंद्र मोदी जी देश के लिए प्रधानमंत्री बन रहे हैं तीसरी बार, और निश्चित रूप से ये कमल का फूल है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कमल का फूल है। और मैं इस नाते एक प्रत्याशी के रूप में वहाँ यहाँ पर खड़ा हूँ, उनका प्रतिनिधि निश्चित रूप से हूँ। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ बातें करना दिखाना होता है। बाकी हाथी के जो कहते हैं ना, दांत अलग होते हैं खाने के और दिखाने के अलग होते हैं, और वही चीज़ मुझे कहीं न कहीं मुझे निश्चित रूप से दिख रही है। और वो तो वक्त बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता। आपकी रविंद्र सिंह भाटी की प्रहलाद जोशी जी के घर पर एक गुप्त मुलाकात हुई थी, क्या ये बात सत्य है? गुप्त काहे की हुई है, उसमें तो सार्वजनिक चीज़ें हैं। कोई वो टिकट मांगने के लिए वहाँ आए थे, मैं वहाँ खड़ा था। आपने उनकी तरफ देखा तक नहीं? नहीं देखा, क्या हमारी बातचीत होती थी, बातचीत हुई भी थी, उसमें कोई नहीं है। अगर ये आपको उन्होंने बताई तो ये असत्य बात है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए सार्वजनिक स्थान पर। ऐसा सूत्रों ने दावा मैं किया। उनको बहुत समझदार मानता हूँ। सूत्र तो अब लगा रहे हो। नहीं, मैं सूत्र ही बताते हैं हमें। नहीं, आपके तो सूत्र ही होते तो हैं। आपने मीडिया के। बातचीत में कहा नहीं कि आप लंदन में जाके क्यों मिल रहे हो? नहीं, मैंने कहा ना कि मेरे को लंदन की बात कब की है, वो पहले वाली जो बात है, अभी जो बता रहे हैं वो मैंने तो ये कहा ना कि कहीं न कहीं जो चीज़ें दिख रही है वो भविष्य में पता चलेगी। आपके विरोधी तो विदेश तक जा रहे हैं। ऐसा है कि विदेश वालों को विदेश मुबारक हो, और मुझे तो यही चीज़ें कहनी है कि विदेश में जाकर कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने लोगों को भूल जाएं, अपने देश को भूल जाएं। विदेश में अपने वतन को ना भूलें, अपने देश के प्रति उनका समर्पण जो है वो ना भूलें, राष्ट्रवाद को ना भूलें। विदेश में जाकर कहीं ऐसा नहीं हो कि विदेश के चकाचौंध में यहाँ के टुकड़े टुकड़े जो गैंग हैं उनके भी लोग तो बाहर बहुत रहते हैं। इसलिए मेरा यही कहना है कि हमें उस चीज़ को देखना होगा कि हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले है। हमारे लिए देश हमारा प्यारा है, हमारा भारत प्यारा है, और हमारी मातृभूमि प्यारी है। अच्छा, आपके विरोधी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो अभी भी अपने उस पे बायो में सदस्य बीजेपी लिखते हैं, तो क्या आप लोगों ने कार्रवाई नहीं करवाई, पार्टी से निकलवाया नहीं? अब ऐसा है कि पार्टी ने तो उनको कभी का निष्कासित कर दिया। अच्छा। और निष्कासित करने के बावजूद भी अगर कोई इस तरह से करके और जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं तो जनता ऐसे गुमराह नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारे कैलाश चौधरी को हमने कमल दे के भेजा है। तो स्वाभाविक है कि जनता को पता है कि ये तो सिर्फ धीरे धीरे कुछ दिन में हो जाएगा करने, लेकिन उनको खुद को सोचना चाहिए कि अगर कोई चुनाव लड़ता है तो अपने दम पे लड़े ना, दूसरे के नाम पे क्या चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ने वाला खुद के नाम पे लड़े या अपनी पार्टी के नाम से लड़े, लेकिन आप नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर और चुनाव में जनता से वोट मांग रहे हो, जनता गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। जनता ऐसे गुमराह नहीं होने वाली भाई। ये जनता, बाड़मेर की जनता को समझने में लोगों को बहुत वक्त लगेगा। अच्छा, उमेदा राम जी के समर्थकों ने कहा कि 2013 में चुनाव हुआ विधानसभा का, और विधानसभा का चुनाव कर्नल सोनाराम ने लड़ा, हार गए, 14 में लोकसभा जीत गए। 18 में जो है कैलाश चौधरी विधानसभा बायतू से हारे, 19 में लोकसभा जीत गए। 23 में जो है ये उमेदा राम जी चुनाव हारे बायतू से, अब लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं 24 में, तो लक फैक्टर उनके साथ है। ऐसा है कि कैलाश चौधरी तो अभी है ना, इसलिए उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, और मैं तो हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि लक अपनी जगह होता है, काम अपनी जगह बोलते हैं। मैंने काम कराए हैं, मैं लक से थोड़ी, लक तो ठीक है कभी चलता है, लेकिन लक के लिए परिश्रम करना पड़ता है। मैंने बाड़मेर की जनता के लिए ये सिर्फ अभी नहीं, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब से मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ। तो मैंने परिश्रम किया है, मैंने जनता के लिए लड़ा हूँ, संघर्ष किया हूँ। ये लड़ाका उनके लिए लड़ता रहा है। मैं कोई ऐसा नहीं कि हवा के अंदर बन के आया हूँ कहीं पे। मैंने बहुत संघर्ष किया है, उस संघर्ष के आधार पे बना हूँ। तो इसलिए जनता के लिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जनता अच्छे से जानती है कि काम कौन कराया है। एक आखिरी बात जो है,
मैं जब दिल्ली से जयपुर आया और जयपुर से बाड़मेर आ रहा था तो लोगों ने कहा कि भैया जो सबसे कांटे की टक्कर है वो बाड़मेर में है, लेकिन आप दिल्ली से आ रहा, आपको पता नहीं होगा यहाँ जातियों का चुनाव बड़ा खेल होता है। अब वहाँ पे जाट बिरादरी के 2 नेता लड़ रहे हैं तो वोटों का बंटवारा भी हो सकता है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? मैंने आपको कहा ना कि बाड़मेर जैसलमेर की जनता कभी भी जातिवाद को महत्व नहीं देती, वो देश के विकास को महत्व देती है, खुद के क्षेत्र का विकास चाहती है। और यहाँ पे निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि जो काम हमें भविष्य में करने हैं वो काम करने वो भारतीय जनता पार्टी करवाएगी। और पहले भी जब भी काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में काम हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको ये दावे के साथ में कहता हूँ कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता मतदान। अच्छा, एक बात और बताइए, कुछ जानकारों ने मुझे बताया, यहाँ के पॉलिटिकल पंडितों ने, कि जो राजपूत बिरादरी के वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट माने जाते हैं। रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव लड़ने से क्या आपको लगता है उस वोट बैंक में कोई बिखराव आएगा? देखो, ऐसा है कि जो राष्ट्रवाद में विश्वास रखता है तो वो तो निश्चित रूप से राष्ट्रवाद को वोट करेगा। वो तो कह रहे हैं हम भी राष्ट्रवादी हैं। नहीं, राष्ट्रवादी है, मान लिया मैंने, राष्ट्रवादी का विचार का थोड़ी, मैंने कहा राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चल रही है, केंद्र में सरकार राष्ट्रवाद की है अगर तो भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जाति या राजपूत समाज के लिए विषय ये नहीं है। और रही बात आपने कहा कि उससे इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि पिछली बार भी तो जैसा कि सामने जो प्रत्याशी थे वो राजपूत ही तो थे, मानवेंद्र सिंह। हाँ, मानवेंद्र सिंह। और उससे पहले जसवंत सिंह जसोल। हाँ, उससे पहले माननीय हमारे आदरणीय है जसवंत सिंह जी थे। तो मैंने कहा ना, यहाँ की जनता जाति के ऊपर ध्यान नहीं देती, वो क्षेत्र का विकास कौन करवाता है उसके ऊपर देगी। मैंने 5 साल, मैंने कहा ना, मैंने 5 साल जब विधायक रहा, जिला परिषद रहा, तो मेरे को जनता को ने काम मेरे को देखा था, इसीलिए तो मुझे लोकसभा के अंदर तो जनता ने वोट दिया था। अब ये जो कह रहे हैं कि हम लक से आ जाएंगे, लक वाले ने काम कितने किए वो जनता को, उनको भी पता नहीं है कि जनता ने उनको काम को देखा होता, अगर कुछ दायित्व पे तो काम किए होते। तो मैं तो जनता के कामों को लेकर जनता के बीच में जाता हूँ। चलिए, आपने बहुत अच्छा समय दिया, रात का वक्त है, चुनाव खत्म हो गया है, बारिश हुई, तूफान हुई, इसमें हम यहाँ कैसे कैसे पहुँचे, 12-1 बजे का समय, बहुत विस्तार से बात हुई, हर मुद्दे पर आपने बहुत बेबाकी से जवाब दिया। एक सवाल सप्लीमेंट्री रह गया था, आपने कहा कि बाड़मेर में किसानों की आय दुगनी हो गई लेकिन देश के किसानों की आय दुगनी नहीं हो पाई, तो क्या केंद्र की सरकार का ये फेलियर रहा? मैंने कहा ना, देश में भी किसानों की इनकम डबल हुई है। डबल हुई है? बिल्कुल, निश्चित रूप से। आंकड़ों में तो नहीं दिखता है। अब ऐसा है कि वो तो आप किसानों से जब बात करेंगे, किसान ऐसे ऐसे किसान हैं जिनकी, मैंने कहा ना, 75,000 किसानों के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हुए हैं, जिनको हमने सिर्फ 75,000 ही रखा। बाकी वहाँ पर हमने कहा कि आज़ादी के 75 साल हुए, इसलिए 75,000 ही आंकड़े लिए। बाकी तो जहाँ गए वहाँ पर किसानों ने निश्चित रूप से, अगर, क्योंकि किसानों के लिए जो हमने डबल इनकम का जो जिस समय तय किया था, उस समय जो 4 पिलर तय किए थे, उनमें 4 पिलरों में यही था कि लागत को कम करना और स्टोरेज की व्यवस्था करना, मार्केटिंग में उसकी उपलब्ध करवाना। तो और ये जो पिलर थे, उन पिलर के आधार पर उत्पादन में वृद्धि करना, ये सारी चीज़ें हुई उसकी वजह से। और उसके बाद MSP को बढ़ाया, मार्केटिंग से जोड़ा, तो किसानों की इनकम निश्चित रूप से बढ़ी है और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मंत्री जी के दावे हैं, इस दावे को जनता ज़रूर पहुँचेगी, परखेगी जब 26 तारीख को वोटिंग होगी, 4 नवंबर को नतीजे आएंगे। लल्लन टॉप का काम है कि जनता के जो आलमबरदार बनते हैं या बनने की कोशिश करते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, उनको हम जनता के सामने लाकर उनके विचार, उनके दावे, उनके आरोप सब कुछ सामने लाकर रखें। हमने बाड़मेर में इनसे बात की, इनके दोनों विरोधियों से भी बात करने की कोशिश रहेगी और फिर जनता परखेगी। जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि जनता 4 तारीख को उसका फैसला 4 तारीख को आ जाएगा। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चुनाव लड़ रहे हैं मंत्री जी, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मनोज कनौजिया हैं। शुक्रिया।